के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस जो हैं उनका रेट कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या होता है और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो होगी मेन हम उसके अंदर रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे या उसको डेराइव करेंगे और इसके अलावा हम लोग हाफ लाइफ टाइम देखेंगे कि हाफ लाइफ टाइम जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैसे डेराइव किया जाता है और फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि उसके ऊपर न्यूमेरिकल किस प्रकार से किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है हमें ये तो अभी पता लग ही गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो होती हैं जिनके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और x जो n इज इक्वल टू x प्लस वाई का जो सम होता है वो 1 आना चाहिए तो वो रिएक्शन क्या होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। देखिए कैसे, ये कोई रिएक्शन है, मान लेते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, A जो है वो प्रोडक्ट में बदल रहा है t इज इक्वल टू 0 टाइम पर, t इज इक्वल टू 0 टाइम का मतलब ये होता है कि कोई इनिशियल टाइम है ये, तो उस वक्त A की कंसंट्रेशन A थी और प्रोडक्ट जो था वो बना ही नहीं था इसलिए उसकी कंसंट्रेशन 0 थी। फिर उसके बाद में एट इक्विलिब्रियम ये प्रोडक्ट जो है वो इसकी x फॉर्मेशन होगा, मतलब x बन जाता है, ये इसकी कंसंट्रेशन x हो जाती है तो इसका मतलब फिर A की कंसंट्रेशन कितनी होगी A माइनस x होगी। क्लियर? अब देखिए अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन या dx अपॉन dt जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसकी कंसंट्रेशन के A की कंसंट्रेशन, और आप जानते हैं कि A की कंसंट्रेशन की पावर मैं यहाँ 0 नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ अब पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि पावर 1 है और पावर अगर 1 है तो फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। ठीक है, चलो dx अपॉन dt इज इक्वल टू k1 और A की कंसंट्रेशन ऐसे लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा देंगे, ये प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है इसको हटाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा k1 इसलिए लिखा क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, A की कंसंट्रेशन क्या है, A की कंसंट्रेशन तो इस वक्त A माइनस x है, तो फिर हम क्या करते हैं dx अपॉन dt इज इक्वल टू k1 A माइनस x लिख देते हैं। एट इक्विलिब्रियम पे ये कंसंट्रेशन है। क्लियर? इनिशियल कंसंट्रेशन ये थी तो हमने ऐसे करा। अब देखो बिल्कुल सिंपल है, dx अपॉन A माइनस x इज इक्वल टू k1 dt। हमने कुछ नहीं किया, A माइनस x को यहां लेकर गए हैं, dt को इधर लेके आए। ठीक है, अब क्या करेंगे ऑन इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, ठीक, बोथ साइड, तो ये होगा dx अपॉन A माइनस x इज इक्वल टू k1 dt। k1 जो है वो कांस्टेंट है इसलिए उसका इंटीग्रेशन जो है वो होना नहीं है। dx अपॉन A माइनस x जो होगा इसका इंटीग्रेशन होगा ln A माइनस x। k1 का तो होना नहीं है, dt का p हो जाएगा और प्लस c जो है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पर। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको। अब देखो एट t इज इक्वल टू 0, जब t इज इक्वल टू 0 था तो उस वक्त x कितना था, उधर देख के बताओ x कितना था, तो 0 था। ठीक है, तो अगर x इज इक्वल टू 0 हो और वो हम इस इक्वेशन में रखें, t 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x 0 रखेंगे तो फिर बाकी बचेगा क्या, तो c इज इक्वल टू क्या होगा माइनस ln a रह जाएगा। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ
C इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं ये वाली इक्वेशन। तो देखो भैया माइनस ln a माइनस x इज इक्वल टू k1t प्लस ln a, और क्योंकि ये ln a माइनस का होगा तो ये पूरा का पूरा साइन किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहां तक आपने देख लिया कैसे होगा। अब इससे आगे देखो, अब मैं क्या करता हूं, ln a जो है ना उसको इस साइड में लेके आऊंगा। तो देखो ये हो जाएगा ln a माइनस x इज इक्वल टू k1t। ln जो है वो नेचुरल लॉग है, ठीक है। ln a माइनस x को हम ऐसे लिख सकते हैं ln a अपॉन a माइनस x इज इक्वल टू k1t, ऐसे लिख सकते हैं। k1 की क्योंकि हमने k1 कैलकुलेट करना था तो k1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन t ln a अपॉन a माइनस x, ठीक है। ln जो है वो नेचुरल लॉग है और इसको जब हम न्यूमेरिकल लॉग में बदलेंगे तो इसकी जगह 2.303 log 10 आ जाता है, ठीक है। उठा के ln की जगह रखो तो k1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2.303 log a अपॉन a माइनस x अपॉन t। ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन गया। इक्वेशन नंबर इसको अपन 2 दे देते हैं और ये आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो गई है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इस फॉर्मूले पे स्टार लगा देना है, ये एक्चुअल में वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और आपको जो न्यूमेरिकल आने हैं केमिकल काइनेटिक्स में से उसके मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले पे आएगा, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि आपके जितने भी जो आईआईटी के और इसके नीट के एग्जाम हैं उन सब के लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। क्लियर रहेगी बात। तो ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो गई है और k1 जो है वो क्या है, रेट कांस्टेंट है किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई। अब ये हमारा जो डेरिवेशन था यहाँ कंप्लीट हो गया। डेरिवेशन के सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं कि हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो भैया हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट करते हैं। हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट करने का तरीका देखो क्या करना है कि हाफ लाइफ टाइम में t को तो हम क्या कहते हैं, t हाफ, और जो a है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है उस वक्त, या x को x लिख लेते हैं क्योंकि यहां x यूज किया हमने। प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी हो जाती है, a हाफ, मतलब a का हाफ हो जाती है। इनिशियल कंसंट्रेशन a थी और कितनी हो जानी चाहिए, t हाफ। कौन सा टाइम होता है कि जब किसी भी रिएक्शन में इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ रह जाती है, उसमें जितना टाइम लगता है उस टाइम को t हाफ कहा जाता है। तो जब t हाफ होगा तो कंसंट्रेशन कितनी होगी, x की कंसंट्रेशन हाफ कर लो चाहे a की कंसंट्रेशन हाफ कर लो, बात एक ही है, हाफ होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को उठा के ना इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो देखो k1 is equal to 2.303 upon t half log a upon a minus a by 2, ठीक है। अब इधर देख लो सारे, a में से अगर हाफ, ये पूरा a है, पूरा फुल a, इसमें से हाफ a गया तो फुल में से जब हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा, तो यहां हाफ बचना चाहिए। अच्छा एक चीज और, इसको भी मैं अभी चेंज कर देता हूं, हाफ कर देता हूं और इसको मैं यहां लेके आता हूं, एक ही स्टेप में दोनों चीजें कर देते हैं। तो t half is equal to 2.303 upon k1 और log a upon a by 2। समझ में आ गया सबको ये वाला। अब देखो इस 2 को अपन ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर जाएगा, लेके क्या जाएंगे, अपने आप ही जाएगा ऊपर, और
a और a कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली हमारे पास t हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k1 इनटू log 2 बच जाएगा। और log 2 की वैल्यू जब आप रखोगे तो t हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k1 इनटू log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ठीक है, 0.3010 वैल्यू होती है। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 2.303 और 0.3010 को, तो t हाफ इज इक्वल टू बच जाएगा 0.693 अपॉन k1। ये भैया आपका t हाफ का फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर हुई बात? तो ये t हाफ आपको ऐसे, और जितना इंपॉर्टेंट ये फार्मूला था जो यहां हमने लिखा था, उतना ही इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको डायरेक्ट t हाफ ही निकालना है तो 0.693 के अंदर आपको भाग दे देना है कितने का, k1 का। k1 की वैल्यू आपको दी हुई होगी न्यूमेरिकल में, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमने आज क्या पढ़ लिया, k1 इज इक्वल t हाफ का फॉर्मूला ये पढ़ लिया, और k1 इज इक्वल टू हमने पढ़ लिया 2.303 t log a अपॉन a माइनस x। दो फार्मूले हमने आज इसमें स्टडी करे हैं, ठीक है भाई। अब अगर जो ये सेकंड फार्मूला हमने लिखा है जिसके अंदर हम k1 कैलकुलेट करते हैं, इसको अगर हम चाहें तो इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो एक्चुअल में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे log a अपॉन a माइनस x के बीच में, और यहां हम रखेंगे t। आपको ध्यान देना है कि ये 1/t है यहां पर, तो मैं यहां पर इसको t में कन्वर्ट करके log a माइनस x अपॉन t, सॉरी log a अपॉन a माइनस x और t के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूंगा। तो जब ये ग्राफ ड्रॉ होगा तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा ये इस प्रकार से, और इसका जो स्लोप होगा वो होगा k अपॉन 2.303, इसके इक्वल हो जाएगा। बात क्लियर हुई? तो ये भी आपका ग्राफ इस प्रकार से आपने ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो नेक्स्ट चीज आती है वो ये है कि आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल याद रखने हैं। हालांकि मैं पहले आपको करवा चुका हूं, लेकिन मैं फिर भी रिपीट करवा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उसके एग्जांपल कौन कौन से हैं। तो इसमें एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। पहला एग्जांपल अमोनियम नाइट्रेट वाला एग्जांपल है, ये फर्स्ट अमोनियम नाइट्राइट का, नाइट्राइट है ये, इसका डीकंपोजिशन कर दिया हमने, ठीक है, थर्मल डीकंपोजिशन करा है। अमोनियम नाइट्राइट का थर्मल डीकंपोजिशन जब हम करते हैं तो ये जो ऑर्डर रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम लिखेंगे इस प्रकार से NH4NO2, बस इतना ही। कई बच्चे पूछ सकते हैं सर K1 लगाना जरूरी है? तो कोई जरूरी नहीं है 1 लगाना, अपने आप अंडरस्टूड है कि यहाँ पर पावर जो है वो 1 है, तो ये रेट जो रिएक्शन होगी वो फर्स्ट ऑर्डर होगी, तो ये K1 लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट K लिख सकते हो। फिर देखो दूसरी जो नेक्स्ट इसकी रिएक्शन है वो है एस्टर जो होता है ना उसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है, तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, तो यहाँ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। रेट की अगर हम बात करें तो ये बन जाएगा K CH3 COO C2H5, इस प्रकार से बन जाएगा, क्लियर। और भी इसकी एक और इक्वेशन है जो आपको याद रख लेनी है, जो अपने शुगर है सुक्रोज C12H22O11, इसका अगर आप इसका भी अगर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हो तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस भी जो है
एसिडिक हाइड्रोलाइसिस H2O H पॉजिटिव लिख देते हैं और इधर जाके C6H12O6 प्लस C6H12O6 में टूटेगा ये और रेट जो है इसका क्या हो जाएगा इज इक्वल टू K C12H22O11। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ये इसका रेट हो जाएगा। वाटर को अगर मैं चाहूं तो यहां लिख सकता हूं, बट मेरे को पावर इसकी क्या लगानी पड़ेगी, 0 लगानी पड़ेगी। बात क्लियर हुई? ये इसके जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल हैं। ठीक, अब हम कल के जो वीडियो में आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे आपको न्यूमेरिकल किस तरह से आएंगे और आपने उनको न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है भाई, तो इसको डेरिवेशन को अच्छे से याद कर लेना, एग्जांपल आपको आने चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है डेरिवेशन पे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव करो, तो आपको डायरेक्ट डेरिवेशन भी आ सकता है, वो भी आपको आना चाहिए।